गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन। और जो हम सबसे पहले प्लांट ग्रोथ हार्मोन को पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन एक प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है। तो जो वर्ड ऑक्सिन है वो ग्रीक वर्ड ऑक्सीन से डेराइव हुआ है। द ऑक्सिन वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्सीन। ऑक्सीन का मतलब है टू ग्रो, इसका मतलब है टू ग्रो। अब सारी जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो साइटोकाइनिन है, चाहे वो एब्सिसिक एसिड है, चाहे वो जिबरेलिक एसिड है, इन सभी की डिस्कवरी एक्सीडेंटल है। मतलब एक्सीडेंटल मतलब साइंटिस्ट कुछ और करना चाह रहे थे और उनसे ये चीज गलती से या बाय एक्सीडेंट डिस्कवर हो गई। तो ये जितने भी इसकी डिस्कवरी भी क्या थी, एक्सीडेंटल। तो जो इसमें सबसे पहले आता है जो बेंडिंग ऑफ कोलियोपटाइल ऑफ कैनरी ग्रास। अब कोलियोपटाइल क्या होता है? कोलियोपटाइल इज अ प्रोटेक्टिव लेयर जो कि मोनोकोट्स में प्लम्यूल को कवर करती है। अब हमें पता है सीड में क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो होता है प्लम्यूल जिससे शूट बनती है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का उसे हम बोलते हैं रेडिकल जिससे रूट बनता है। अब जो प्लम्यूल को प्रोटेक्टिव लेयर कवर करती है उसको क्या बोलते हैं, कोलियोपटाइल। कोलियोपटाइल प्लम्यूल को प्रोटेक्ट कर रही होती है जैसे ये सॉइल में से जर्मिनेटिंग सीड इमर्ज आउट हो रही होती है। तो जैसे जैसे जो ये सीड है सॉइल में से इमर्ज आउट होती है जर्मिनेशन के दौरान, तब ये जो कोलियोपटाइल है ये प्लम्यूल को प्रोटेक्ट करता है। तो जो कैनरी ग्रास है, कैनरी ग्रास ये एक मोनोकोट है, तो इसकी जो कोलियोपटाइल है उसकी बेंडिंग होती है। तो ये जैसे कोलियोपटाइल है, इसको जब हम यूनिलैटरल लाइट, एक साइड से हम इसको लाइट डालेंगे, तब जिस तरफ से लाइट आ रही होगी उस तरफ इस कोलियोपटाइल की क्या हो जाएगी, बेंडिंग। तो ये ऑब्जर्वेशन जो थी ये दो साइंटिस्ट ने की, दैट इज चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, कि जैसे कोलियोपटाइल को हम यूनिलैटरल लाइट डालते हैं तो कोलियोपटाइल की बेंडिंग होती है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। ये इन्होंने ये नोटिस किया, और ये नोटिस करके उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दी कि कोलियोपटाइल की टिप पे कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसा केमिकल है जो ये लाइट को परसीव कर रहा है और बेंडिंग करा रहा है। तो ये जो केमिकल है मतलब भी इसी की वजह से सनलाइट परसीव हो रही है और कोलियोपटाइल की बेंडिंग हो रही है। ये ऑब्जर्वेशन दी चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। तो अभी तक ऑक्सीजन डिस्कवर नहीं हुआ है, ये जो केमिकल था, लेकिन जो इन्होंने बोला कि केमिकल है जो कि परसीव कर रहा है लाइट, यही लेटर ऑन पता चला कि ये जो केमिकल है वो क्या है, ऑक्सीजन। तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने फर्स्ट स्टेप मतलब लिया था टुवर्ड्स डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। अभी इन्होंने डिस्कवरी ऑक्सीजन की नहीं की। बाद में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम है एफ.डब्ल्यू. वेंट। तो एफ.डब्ल्यू. वेंट ने क्या किया, इसने ओट्स की एक वैरायटी ली, दैट इज अवेना सटाइवा। तो ओट्स की एक वैरायटी ली और उसके जो कोलियोपटाइल था उसको डिकैपिटेट कर दिया, उसके जो टिप है उसको उसने रिमूव कर दिया। अब ये जो कोलियोपटाइल है ओट्स का, इसको अगर यूनिलेटरल लाइट डालते हैं तो इस डिकैपिटेटेड वाले में, मतलब इसकी टिप हमने रिमूव कर दी, तो इस पे अगर हम यूनिलेटरल लाइट डालते हैं तो कोई बेंडिंग नहीं होती। तो इससे ये बात होगी कि टिप में कुछ ऐसा बन रहा है जिसकी वजह से बेंडिंग हो रही है, ये बात यहां से प्रूव होगी। और फिर उन्होंने क्या किया, ये काफी सारी कोलियोपटाइल की टिप्स को इन्होंने एक अगार अगार के ब्लॉक पे रख दिया। अब क्या होएगा कि अगार अगार में जो भी केमिकल बन रहा था वो इस अगार अगार में सीप हो जाएगा। यहां पर जो भी केमिकल बन रहा था वो सारा का सारा कहां आ जाएगा, अगार अगार के ब्लॉक में। तो अगार अगार के ब्लॉक में वो केमिकल आ गया जो कि सनलाइट को परसीव कर रहा है और बेंडिंग करा रहा है कोलियोपटाइल की। तो अब इन्होंने क्या किया, ये जो डिकैपिटेटेड था इस पे अगर यूनिलेटरल लाइट डाली तो बेंडिंग नहीं हुई, लेकिन अगर डिकैपिटेटेड जो कोलियोपटाइल है उसके ऊपर एक अगार अगार का ब्लॉक रखेंगे तो इसके अंदर बेंडिंग हो रही है। तो इससे मतलब ही, और इसने इसको आइसोलेट भी किया। तो एफ.डब्ल्यू. वेंट ने इसको डिस्कवर भी किया और इसको आइसोलेट भी किया ऑक्सीजन का।
तो जो डिस्कवरी है, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर जाएगा FW वेन। इसने सीडलिंग्स ऑफ पोट यानी कि एवेना सटाइवा पे इसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने कोलियोप्टाइल को डिकैपिटेट कर दिया, फिर काफी सारे जो ये टिप्स थी, डिकैपिटेटेड टिप्स, उसको इसने अगार अगार के ब्लॉक पे रख दिया। तो जितना भी केमिकल जो टिप में बन रहा था वो सारा का सारा अगार ब्लॉक में सीप हो गया। अब हमने डिकैपिटेटेड जो कोलियोप्टाइल था उस पर यूनिलेटरल सनलाइट डाली और उसमें कोई बेंडिंग शो नहीं हुई। इससे पता चला कि टिप में ही कुछ बन रहा है जिसकी वजह से बेंडिंग हो रही है। अगर टिप नहीं है तो बेंडिंग भी नहीं होगी। अब क्योंकि हमने टिप का केमिकल अगार अगार में कलेक्ट कर लिया था, तो ये अगार अगार को इसकी टिप की, इसके डिकैपिटेटेड की हेड के डिकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल के ऊपर रख दिया, तो इसमें बेंडिंग देखने को मिली। तो इससे उन्होंने मतलब प्रूव कर दिया और ऑक्सीजन की डिस्कवरी और उसको आइसोलेट भी किया। तो अगर FW वेन डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, इसके बाद साइंटिस्ट आते हैं कोगल। ही आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। इन्होंने आइसोलेट किया ऑक्सीजन को फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। लेकिन हमको ऑक्सीजन का ह्यूमन बींग्स की बॉडी में अभी तक हमें उसका रोल नहीं पता। तो कोगल ने वाज द साइंटिस्ट हु आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। और पेलेग्रा एक डिजीज का नाम है। तो ये जो पेलेग्रा डिजीज है ये होती है नायासिन की कमी से। नायासिन की कमी से ये डिजीज होती है। तो इनके पेलेग्रा के जो पेशेंट हैं उनमें भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को काफी हाई पाया जाता है। तो इसके बाद आते हैं साइंटिस्ट बॉयसन एंड जेनसन। और इनके एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें बेंडिंग का जो मैकेनिज्म है हमने उसको और बेहतर तरीके से समझ लिया। तो इन्होंने क्या किया, तो कोलियोप्टाइल पे वही यूनिलेटरल लाइट डाल रहे हैं। दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस में इन्होंने एक माइका की स्ट्रिप को इल्यूमिनेटेड साइड वाली साइड डाला है और दूसरी कंडीशन में इन्होंने माइका स्ट्रिप को शेडी साइड पे डाला है। लाइट हम इस तरफ से डाल रहे हैं, यूनिलेटरल लाइट। तो फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने इल्यूमिनेटेड साइड वाली साइड माइका स्ट्रिप डाली है। दूसरी कंडीशन में इन्होंने शेडी साइड वाली, जो शेडी साइड है उस साइड माइका की स्ट्रिप डाली है। अब माइका की स्ट्रिप क्या काम है ये इम्परमिएबल है टू द सब्सटेंसेस दैट डिफ्यूज फ्रॉम टिप टू बॉटम। तो टिप से नीचे की तरफ जो भी सब्सटेंसेस डिफ्यूज हो रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर सिंथेसाइज हुआ था, तो ऑक्सीजन को ये नीचे डिफ्यूज होने नहीं देता। तो इस साइड तो ऑक्सीजन यहां से यहां नहीं जा पाएगा, इस साइड वाला तो जा पाएगा, इस साइड वाला नहीं जा पाएगा। और इसमें यहां पर जो ऑक्सीजन बना है वो नीचे नहीं जा पाएगा, लेकिन जो यहां बना है वो नीचे जा पाएगा। तो जब इन्होंने इल्यूमिनेटेड साइड ऑफ कोलियोप्टाइल पे माइका डाली, तब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि बेंडिंग हो रही है लाइट की तरफ, तब बेंडिंग हो रही है। लेकिन जब इन्होंने शेडी साइड वाली माइका स्ट्रिप डाली, तब इन्होंने क्या नोटिस किया कि कोई बेंडिंग नहीं हो रही। तो ऐसा क्यों है? अब आप सोचिए, जैसे ये कोलियोप्टाइल के सेल्स हैं, अभी कोलियोप्टाइल बेंड नहीं हुआ, तो इसको अगर बेंड होना है तो जिस साइड सनलाइट की तरफ ये बेंड हो रही है कोलियोप्टाइल, तो जो सनलाइट वाली साइड की जो सेल्स हैं उनकी एलोंगेशन कम होनी चाहिए, और जो डार्कर या शेडी साइड वाला जो कोलियोप्टाइल है, शेडी साइड में जो जितने भी सेल्स हैं उनकी एलोंगेशन ज्यादा होनी चाहिए, तभी बेंडिंग होगी। अगर शेडी साइड वाली साइड की जो सेल्स हैं वो ज्यादा लंबे होंगे तभी उसकी कोलियोप्टाइल की बेंडिंग होगी। अब क्योंकि ऑक्सीजन का क्या काम है, ऑक्सीजन का एक फंक्शन है कि सेल एलोंगेशन का काम होता है। तो जैसे इस साइड से सनलाइट पड़ रही है, ऑक्सीजन हमेशा ही सन के ऑपोजिट साइड पे जाती है, ये सनलाइट से दूर भागते हैं। तो इस साइड से अगर सनलाइट पड़ रही है
तो ऑक्सीजन जितने भी यहाँ सिंथेसाइज हुए थे वो डार्कर साइड पे आ जाएंगे क्योंकि ये सनलाइट से दूर भागते हैं। अब क्योंकि डार्कर साइड पे ऑक्सीजन ज्यादा है एज कंपेयर टू इल्यूमिनेटेड साइड, तो ऑक्सीजन का काम क्या है, सेल एलोंगेशन। तो डार्कर साइड वाली साइड क्या होएगा, वहां के सेल्स ज्यादा लंबे हो जाएंगे एज कंपेयर टू इल्यूमिनेटेड साइड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा। और क्योंकि डार्कर साइड की जो सेल्स हैं वो ज्यादा लंबे होंगे, इसलिए बेंडिंग किस तरफ हो जाएगी, लाइट की तरफ। अब क्योंकि इस कंडीशन में यहां पर जो ऑक्सीजन बने थे वो नीचे डिफ्यूज नहीं हो पाए इल्यूमिनेटेड साइड वाली, उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि हमें तो एलोंगेशन चाहिए डार्कर साइड पे। तो डार्कर साइड मतलब यहाँ पर जो टिप पे ऑक्सीजन बन रहे थे वो डार्कर साइड में नीचे ऑक्सीजन सारे डिफ्यूज हो रहे थे, तो इसकी बेंडिंग हो गई। लेकिन इस केस में क्योंकि हमने माइका डार्कर साइड पे डाला हुआ है, तो ऑक्सीजन जितने भी यहाँ पर बनेंगे इस साइड डार्कर साइड वाले, यहाँ पर जितने भी ऑक्सीजन बनेंगे वो नीचे डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डार्कर साइड में वो नीचे डिफ्यूज नहीं हो पाए, इसलिए यहाँ वाले जो सेल्स है वो एलोंगेट नहीं होंगे और कोलियोपेटाइल की बेंडिंग भी नहीं होगी। तो इससे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दी, पहली ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये दी कि ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है डाउन फ्रॉम टिप टू डाउन द लेंथ ऑफ कोलियोपेटाइल, पहली इनकी ऑब्जर्वेशन ये थी। दूसरी इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि ऑक्सीजन ज्यादा काम करते हैं ऑन दी डार्कर साइड। डार्कर साइड पे ही क्यों ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा लाइट से दूर भागते हैं और डार्कर साइड पे सारे होके इकट्ठे हो जाएंगे, और ऑक्सीजन का काम क्या है, सेल एलोंगेशन का, और डार्कर साइड की सेल्स को क्या कर देंगे, लंबा कर देंगे। तो इस तरह से इन्होंने बेंडिंग ऑफ कोलियोपेटाइल को बताया। तो इसमें बस कुछ नहीं था कि ये जैसे कोलियोपेटाइल है, तो इसमें जब सनलाइट पड़ेगी तो ऑक्सीजन जितने भी हैं सनलाइट वाले जितने भी बनेंगे टिप पे वो डार्कर साइड वाली साइड चले जाएंगे। ऑक्सीजन सनलाइट से दूर भागते हैं और ऑक्सीजन का काम क्या है, सेल एलोंगेशन। तो डार्कर साइड वाली साइड ऑक्सीजन ज्यादा आ जाएंगे, इसलिए जो डार्कर साइड वाले सेल्स हैं वो ज्यादा लंबे हो जाएंगे। डार्कर साइड वाले सेल अगर ज्यादा लंबे होंगे तो कोलियोपेटाइल बेंड हो जाएगा इल्यूमिनेटेड साइड वाली तरफ, तो इल्यूमिनेटेड साइड वाली तरफ कोलियोपेटाइल की बेंडिंग होगी। अब यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट में दो कंडीशंस ली थी। एक बार माइक्रोस्ट्रिप को इल्यूमिनेटेड साइड वाली डाला था। जब इन्होंने इल्यूमिनेटेड साइड पे माइक्रोस्ट्रिप को डाला तो ऑक्सीजन जितने भी यहाँ पर बने इल्यूमिनेटेड साइड वाली तो तरफ वो नीचे नहीं आ पाए, लेकिन डार्कर साइड जितने भी बने वो सारा ऑक्सीजन नीचे डाउन द लाइन डिफ्यूज हो गया। तो डार्कर साइड सेल्स लंबे हो गए, जो कि हमारे लिए कंडीशन एक रिक्वायर्ड है फॉर बेंडिंग, इसलिए इस कंडीशन में बेंडिंग हो रही थी। सेकंड केस में क्या हुआ कि माइका स्ट्रिप को इन्होंने डार्कर साइड वाले कोलियोपेटाइल के डाल दिया, तो इस साइड जितने भी ऑक्सीजन बने वो डाउन द लेंथ ऑफ डार्कर साइड या शेडी साइड नहीं जा पाए, तो जिसकी वजह से शेडी साइड या डार्कर साइड के सेल्स लंबे नहीं हो पाए। क्योंकि शेडी साइड के सेल लंबे नहीं हो पाएंगे क्योंकि वहां ऑक्सीजन नीचे डिफ्यूज नहीं हुआ, तो इस कारण से कोई बेंडिंग भी नहीं होगी। तो यह एक्सपेरिमेंट सिर्फ इन्होंने दो ऑब्जर्वेशन दी कि ऑक्सीजन डिफ्यूज डाउन द लेंथ ऑफ कोलियोपेटाइल और ऑक्सीजन वर्क मोर ऑन द सेल्स ऑफ डार्कर साइड। इन कंडीशन वन, ये कंडीशन वन है, ऑक्सीजन वर एबल टू डिफ्यूज फ्रॉम टिप टू बॉटम the length of the shady side and thereby cells of the shady side were able to elongate and hence the bending. In second condition, oxygen was unable to diffuse. Second condition में oxygen was unable to diffuse, so no elongation of cells on the shady side and hence no bending. इसमें बस यही लिखा हुआ है कि कंडीशन नंबर वन में शेडी साइड वाली तरफ माइका नहीं है, तो शेडी साइड पे जितने भी ऑक्सीजन यहाँ पर बने टिप में वो नीचे डिफ्यूज हो रहे थे, और इस केस में क्योंकि शेडी सेकंड कंडीशन में शेडी साइड वाली तरफ माइका स्ट्रिप है जो कि इम्परमेबल है ऑक्सीजन के लिए, तो शेडी साइड टिप से नीचे डाउन दी शेडी साइड डाउन दी लेंथ ऑफ द शेडी साइड कोई भी ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। और ऑक्सीजन का काम क्या होता है, सेल एलोंगेशन का, ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये था बॉयसन एंड जेनसन जिनके एक्सपेरिमेंट से बेंडिंग ऑफ कोलियोपेटाइल को मतलब भी उसको इन्होंने समझाया।
और ये 2 ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी। तो अब हम करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का पहला फंक्शन है कि वो प्रमोट करता है सेल डिवीजन। तो ऑक्सिन प्रमोट करेगा सेल डिवीजन। ना सिर्फ ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ये सेल एलोंगेशन को भी प्रमोट करता है। इसका मेन फंक्शन ही ऑक्सिन का, अगर कोई एक मेन फंक्शन अगर हमने डिसाइड करना है तो इसका जो मेन रोल है वो है सेल एलोंगेशन। अब क्योंकि ये सेल डिवीजन प्रमोट करता है, इसीलिए इसको टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है। तो हमने प्लांट के किसी एक टिश्यू को पहले हम रिमूव करेंगे, एक स्मॉल स्पेसिमन लेंगे किसी भी प्लांट पार्ट से, चाहे वो लीफ है चाहे वो स्टेम है। तो वो जो स्मॉल हम थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं या छोटा सा स्पेसिमन लेते हैं किसी भी प्लांट के पार्ट से, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लांट। फिर उस एक्सप्लांट को हम एक प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड करते हैं और उस प्रॉपर मीडियम में हम उस एक्सप्लांट के जो सेल्स हैं कुछ, उसको हम मतलब ही वो मीडियम प्रोवाइड करके उसकी डिवीजन करवा के सेल से एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स बनता है जिसे हम बोलते हैं कैलस। तो कैलस बस एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल है जो कि एक्सप्लांट के जो एक्सप्लांट में डिवीजन से बना है। और ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स यानी कि मतलब इसमें ये नहीं है कोई रूट है, कोई स्टेम है, कोई लीफ है, ये बस सेल्स का एक मास है जिसमें कोई भी ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं है भी रूट की, स्टेम की, लीफ की। तो उसी को हम बोलते हैं कैलस। तो टिश्यू कल्चर में जो कैलस बनता है किसी भी प्लांट के एक्सप्लांट से, तो उसकी फॉर्मेशन करवाने के लिए हमें ऑक्सिन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सिन ही प्रमोट करता है सेल डिवीजन। तो ऑक्सिन प्रमोट सेल डिवीजन, तो जो कि हम यूज करते हैं कैलस फॉर्मेशन के लिए ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक्सप्लांट लेते हैं। एक्सप्लांट को प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का हम उसमें जो रेशियो रखते हैं, ऑक्सिन प्लांट ग्रोथ हार्मोन और साइटोकाइनिन का, वो होता है 1:1। इन दोनों ग्रोथ हार्मोन का जब हम रेशियो 1:1 प्रोवाइड करते हैं एक्सप्लांट को, तो हमारे पास बन जाता है कैलस। एक्सप्लांट क्या होता है, एक स्मॉल स्पेसिमन जो भी किसी भी प्लांट पार्ट से हो सकता है, चाहे वो लीफ है, स्टेम है, और जिसको हम टिश्यू कल्चर में उस एक्सप्लांट को यूज करते हैं फॉर द कैलस फॉर्मेशन। और कैलस क्या होता है, एक मास ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड मतलब उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है रूट, स्टेम या लीफ की, वो बस एक मास है सेल का। उसमें कुछ ऐसे रूट, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर्स उसमें नहीं दिखते, बस वो एक मास है सेल का। तो उसके बाद ये था जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इट प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस यानी कि ऑक्सिन हार्मोन जो टिप वाले जो शूट टिप है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ऑक्सिन प्रमोट एपिकल बड ग्रोथ। जितने भी टिप पे प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स, जैसे ये स्टेम है, तो जो ये वाला बर्ड है इसकी ग्रोथ को वो प्रमोट करता है, यानी कि एलोंगेशन ऑफ प्लांट वो करवाता है। और जो लेटरल बर्ड्स हैं, यानी कि ये वाले जो बर्ड्स हैं जो कि लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं प्लांट में से, वो जो लेटरल बर्ड है उसकी ग्रोथ को ये सप्रेस करता है। इसकी ग्रोथ को ये सप्रेस करेगा और इसकी ग्रोथ को ऑक्सिन क्या करता है, प्रमोट। तो अगर कोई चीज, कोई हार्मोन एपिकल बर्ड को प्रमोट करे, यानी कि एपिकल जो उसकी लेंथ ऑफ प्लांट है उसको बढ़ाएगा, और अगर वो इस चीज को बढ़ाता है तो लेटरल बर्ड्स को वो क्या करता है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी कि लेटरल ब्रांचेस को वो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो इसका हम यूज करते हैं हेज मेकिंग। जो फार्मर्स होते हैं वो इसका यूज करते हैं हेज मेकिंग के लिए। हेज यानी कि वो इसकी टिप्स को काट देते हैं। इसकी अगर टिप्स को काट दिया जाएगा तो फिर क्या आएगा, सिर्फ लेटरल ग्रोथ ही डोमिनेट करेगी। टिप को काट दिया तो टिप्स पे ही ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, और अगर हमने टिप्स को काट दिया तो ऊपर की तरफ ग्रोथ होएगी नहीं और लेटरल ग्रोथ ही होएगी। तो अगर लेटरल ग्रोथ होएगी तो एक हेज बन जाता है। उस हेज को फार्मर्स क्यों बनाते हैं, ताकि ग्रेजिंग एनिमल्स
फार्म के अंदर ना आए। ग्रेजिंग एनिमल्स चाहे वो मतलब भी कोई भी पशु है या फिर भेड़ या बकरी है, कोई भी ऐसा ग्रेजिंग एनिमल वो खेत के अंदर ना आए, तो उसके लिए भी ये यूज होते हैं। टी प्लांटेशन में भी इसका यूज होता है। तो ये था ऑक्सिन का सेकंड रोल, दैट इज इट प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस, यानी कि एपिकल बड की ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, और लेटरल बड को ये सप्रेस करता है, यानी कि लेटरल ब्रांचेस को ये ग्रोथ को ये इनहिबिट करेगा। और इसका यूज होता है, एप्लीकेशन क्या है, हेज मेकिंग और टी प्लांटेशन में। तो उनकी टिप्स को काट दिया जाता है। अगर टिप्स को काट दिया जाएगा तो सिर्फ लेटरल ब्रांचेस की ही ग्रोथ होगी, उससे क्या बन जाएगा, हेज, जिसको फार्मर्स अप्लाई करते हैं। और कटिंग ऑफ टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम प्रमोट लेटरल ब्रांचिंग, यूज्ड बाय फार्मर्स टू मेक हेज टू ब्लॉक ग्रेजिंग एनिमल्स and bonsai formation. Bonsai means tall trees are restricted to smaller height. तो इसी टेक्निक को यूज करके, हेज मेकिंग वाली टेक्निक को यूज करके बोनसाई का भी फॉर्मेशन होता है। बोनसाई प्लांट्स ऐसे होते हैं कुछ, यहाँ हेज आ गया, यहाँ आ गया, तो इसमें क्या है, इनकी टिप्स को पहले काट दिया जाता है। जैसे टिप को इसको यहां से काट दिया तो इसकी ग्रोथ ऊपर को नहीं जाएगी। जो प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट बहुत बड़ी होती है, उनको अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें स्मॉल हाइट पे तो क्या बन जाता है, बोनसाई। जैसे कि कोई पेड़ बहुत बड़ा होएगा, मान लो वो 10 या 15 मीटर तक उसकी हाइट जाती है जब वो पूरा ग्रो हो जाता है। अगर हमने उसको सिर्फ 0.5 मीटर तक की उसकी जो लेंथ है वहां तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, बोनसाई। वो कैसे बनता है, हमने जो टिप्स है उनको काट दी। जैसे इसकी ग्रोथ हो रही थी, हमने पहले टिप को काट दी, यहां से अगर टिप को काटा तो यहां से लेटरल ग्रोथ की प्रमोटिंग होगी, फिर हमने इसकी दोबारा टिप को काट दिया। तो इस तरह से अगर हम टिप्स को काटते जाएंगे तो जो ऊपर की तरफ ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, उसकी जो ग्रोथ है लेंथ वाइज वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और इस तरह से हमने एक बहुत ही लंबी हाइट तक ग्रो करने वाले प्लांट को छोटी सी हाइट पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जिससे क्या बन जाता है, बोनसाई। जिससे हम मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी कि डेकोरेशन के लिए जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उसकी फॉर्मेशन में ये टेक्निक यूज होती है। तो वही सेम प्रिंसिपल जिसपे हेज मेकिंग था, जिस प्रिंसिपल पे हमने हेज बनाए थे, उसी प्रिंसिपल पे हमने बोनसाई बनाए हैं। बोनसाई मींस टॉल व्हेन टॉल ट्रीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल हाइट्स बाय कटिंग द एपिकल बड्स और द एपिकल पार्ट्स। तो उसके बाद ये सेल एलोंगेशन को प्रमोट करता है, वही वैक्यूल फॉर्मेशन करवाएगा सेल में, और वो जो वैक्यूल है जब वो बड़ा होगा उससे क्या होगी, सेल एलोंगेशन। और उसके बाद ये जो ऑक्सिन है ये फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है इन पाइनएप्पल एंड लीची। तो फ्लावर फॉर्मेशन को ये प्रमोट करने वाला हार्मोन है इन केस ऑफ पाइनएप्पल एंड लीची। और ये प्रमोट करता है पार्थिनोकार्पी, स्पेशली इन टोमेटोज। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाए, यानी कि जो एग है उसका फ्यूजन नहीं होता मेल गैमीट से और जाइगोट नहीं बनता, और उसके बिना ही, यानी कि जो एग है उसका फ्यूजन भी नहीं हुआ मेल गैमीट के साथ, जाइगोट भी नहीं बना, उस एग से सीधा ही हमने फ्रूट बना दिया। तो इस तरह से जो फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। तो उस पार्थिनोकार्पी को ये प्रमोट करता है स्पेशली इन केस ऑफ टोमेटोज। और इसीलिए ये यूजफुल है जूस इंडस्ट्री में भी, क्योंकि हम अगर बिना फर्टिलाइजेशन के होएगा तो सीड फॉर्मेशन भी नहीं होएगी। तो सीड फॉर्मेशन नहीं होगी तो ये हेल्पफुल है जूस इंडस्ट्री में। उसके बाद ये प्रमोट करता है एब्सिशन, यानी कि रिमूवल ऑफ ओल्ड लीव्स एंड राइपन फ्रूट्स एंड प्रिवेंट एब्सिशन ऑफ, इट प्रमोट्स एब्सिशन। जितने भी पुराने पत्ते हैं प्लांट पे, जितने भी ओल्ड पार्ट्स हैं, लीव्स हैं, चाहे वो राइपन फ्रूट यानी कि जो ओल्ड पूरा पक चुका हुआ फल है, राइपन यानी जो पका हुआ फल है, उसका एब्सिशन ये प्रमोट करते हैं। मतलब जब कोई फ्रूट पक गया है या कोई लीफ पुराना हो गया है प्लांट पे तो उसका एब्सिशन यानी उसके रिमूवल को ये प्रमोट करते हैं। और ऑक्सिन क्या करता है,
प्रिवेंट करता है एब्सिशन ऑफ यंग लीव्स एंड अनराइपन फ्रूट, और जो यंग लीव्स है उनकी एब्सिशन को ये प्रिवेंट करेगा, उनकी एब्सिशन ये नहीं होने देगा, और अनराइपन फ्रूट्स यानी कि जो कच्चे फल हैं उनका एब्सिशन ये नहीं होने देगा, यंग लीव्स और कच्चे फलों का ये एब्सिशन नहीं होने देगा। और प्रमोट किसके एब्सिशन को करता है, जो पुराने लीव्स हैं या फिर जो पके हुए फल हैं। और कैलस फॉर्मेशन के लिए हमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की जो रेशियो है वो चाहिए हमें 1:1। ऑक्सिन जो रूट फॉर्मेशन है उसको भी प्रमोट करता है इन स्टेम कटिंग। तो जैसे जो रोज प्लांट है उसके अगर हम स्टेम को काट के मतलब भी मिट्टी में उस स्टेम कटिंग से ही मतलब भी पूरा प्लांट को हम दोबारा ग्रो कर सकते हैं। तो उसकी अगर हम जो स्टेम कटिंग है उस पे अगर हम ऑक्सिन अप्लाई करेंगे तो उसमें जो रूट की फॉर्मेशन है उस स्टेम कटिंग में वो जल्दी हो जाएगी और वो प्लांट का मतलब भी जल्दी से बन जाएगा। तो अगर हम स्टेम कटिंग पे ऑक्सिन अप्लाई करेंगे तो उसमें ये प्रमोट क्या कर देता है, रूट फॉर्मेशन। और ये जाइलम डिफरेंशिएशन में भी मदद करता है, यानी कि जाइलम के अंदर डिफरेंशिएशन, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स, तो ऐसे जाइलम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन, अलग अलग सेल्स और उनका अलग अलग फंक्शंस को ये मतलब उसके अंदर डिफरेंशिएशन में ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन जाइलम डिफरेंशिएशन या फिर जाइलम स्पेशलाइजेशन भी हम इसे बोल सकते हैं, जिसके अंदर जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रेकिड्स और जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, इन सब की ये फॉर्मेशन करवा देते हैं। तो उसके बाद ऑक्सिन एक्ट एज अ वीडीसाइड, तो ये डाइकोट्स को मतलब ये अफेक्ट करता है, डाइकोट्स पे ये एज अ वीडीसाइड की तरह काम करता है और पर मोनोकोट्स पे नहीं। तो ऑक्सिन के एग्जांपल्स हैं वो है 2,4-D और 2,4,5-T। 2,4-D यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और 2,4,5-T का मतलब इसकी फुल फॉर्म होगी 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये दोनों ऑक्सिन्स हैं और ये वीडीसाइड की तरह एक्ट करते हैं फॉर डाइकोट्स, यानी कि डाइकोट्स पे खत्म कर देते हैं, लेकिन ये मोनोकोट्स पे अफेक्ट नहीं करते। तो ये क्या करेंगे, जो रूट्स हैं अगर हम इसको हाई कंसंट्रेशन पे अप्लाई करेंगे तो रूट्स की काफी ज्यादा ग्रोथ होने लग जाएगी, लेटरल रूट्स की काफी ज्यादा ग्रोथ होने लग जाएगी, इतनी ज्यादा ग्रोथ होने लग जाएगी यहाँ पर एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज से नोड्यूल्स बन जाएंगे, यानी कि ट्यूमर्स बन जाएंगे। और ये ट्यूमर्स जाइलम और फ्लोएम की कंडक्शन को ब्लॉक कर देंगे। जाइलम और फ्लोएम की अगर कंडक्शन को ये ब्लॉक कर देंगे तो वो प्लांट क्या खत्म हो जाएगा। तो इसने क्या कैसे वीडीसाइड की तरह एक्ट करते हैं ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स को जब हम हाई कंसंट्रेशन पे अप्लाई करते हैं डाइकोट प्लांट्स में तो काफी ज्यादा रूट की ग्रोथ होती है, लेटरल रूट्स की काफी ज्यादा ब्रांचेस निकलती हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पर एक नोड्यूल्स बन जाते हैं, यानी कि एक अनऑर्गेनाइज समाज बन जाएगा ट्यूमर की तरह। तो ये क्या ट्यूमर्स क्या होंगे, ये जाइलम और फ्लोएम को ब्लॉक कर देंगे। तो जाइलम को ब्लॉक कर दिया तो वाटर की कंडक्शन नहीं होगी, और फ्लोएम को ब्लॉक कर दिया तो फूड की कंडक्शन नहीं होगी। अगर उन दोनों की कंडक्शन ही नहीं होगी तो नीचे जमीन में से वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ है वो ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में फूड बनाया है वो नीचे रूट्स तक नहीं आएगा। तो रूट्स विदाउट फूड मर जाएंगे और ऊपर प्लांट जो है शूट वो विदाउट वाटर वो मर जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट प्लांट की डेथ हो जाती है। ये ऑक्सिन्स ऐसा इफेक्ट सिर्फ डाइकोट्स में ही दिखाते हैं, इसीलिए ऑक्सिन एक्ट एज अ वीडीसाइड ऑन डाइकोट्स। मोनोकोट्स पे ऐसा ये कोई इफेक्ट नहीं दिखाते, तो मोनोकोट्स में ये एज अ वीडीसाइड एक्ट नहीं करते। और उसके बाद आती है साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। तो साइट ऑफ सिंथेसिस, तो ये एपिकल मेरिस्टेम पे बनता है। इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, एपिकल मेरिस्टेम।